हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। देखिए, आज की जो क्लास होगी ना, वो आपकी शक्तिमान क्लास होगी, हिंदी पेडागोजी की। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। देखिए, मैं जितना करवा सकती थी ना, उससे मैं बेस्ट से बेस्ट कंप्लीट करवाया है। आज की क्लास भी अगर आपने देख लेना तो आपके आराम से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि पेडागोजी में है क्या। ठीक है, तो डीप मैं कंप्लीट एक ऑल ओवर रिवीजन दे रही हूँ हिंदी पेडागोजी का। तो देखिए, जो जो पीडीएफ है ना, उसकी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। मैं आपका कंप्लीट एक तरीका बता रही हूँ। बस लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पीडीएफ से ही करवा देते हैं। तो देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा में विचार होती है, अभिव्यक्ति होती है, चिंतन होता है। ठीक है, तो एक्शंस होते हैं, कमिटमेंट होते हैं। तो भाषा क्या होगी हमारी, ये सब होगा। लिखित भाषा हमेशा क्या होती है, हमारी स्थायी भाषा होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी हम ऑफिशियल काम करते हैं, तो उसमें हम सारे के साथ सारी चीज़ें क्या होती है, लिखित लेते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा स्थायी होती है। लिखित भाषा जो होती है वो स्थायी होती है। जो भाषा होती है वो 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, भाषा को क्या हम क्या कर सकते हैं, अर्जन करेंगे। भाषा का हम क्या कर सकते हैं, अर्जन। अर्जन में क्या होता है, जो मातृभाषा होती है वो अर्जन की जाती है। अर्जन का मतलब होता है कि हम ऑटोमेटिक वातावरण से सीख सकते हैं, उसमें हमें कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, जो मातृभाषा हो उसको हम अर्जन करेंगे। अधिगम, जिस भाषा को हम जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जिसको हमें सीखना पड़ता है। जैसे हम कोई भी हम स्कूल में कुछ भी सीख रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, अधिगम और अर्जन में क्या होता है, अधिगम हमने सीखना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन अर्जन करने में क्या होता है, एफर्ट्स लेस होता है, ये हमें ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा की भी अपनी क्या होती है, एक व्याकरण होती है। ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन आएगा। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप देखना वहाँ पे कि सांकेतिक भाषा की भी अपनी एक ग्रामर होती है। ठीक है, मानक भाषा अपनी क्या है, जो कार्यालय, जो अपने जो ऑफिशियल काम के लिए दी जाती है, तो वो होती है अपनी मानक भाषा। ठीक है, क्लिष्ट शुद्ध साहित्य, जो जिसमें शुद्ध साहित्य लिखा जाता है, उसको बोलेंगे हम क्लिष्ट भाषा। शुद्ध साहित्य, जिसको साहित्य लिखा जाता है, उसको बोलेंगे क्लिष्ट। और मानक भाषा जो कार्यालय में यूज की जाती है, जो ऑफिस में यूज की जाती है, उसको बोलेंगे हम कार्यालय। ठीक है, आठवीं अनुसूची और 22 भाषाएं हैं, अपनी 22 भाषाएं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना अहम केंद्रित वाक। अहम केंद्रित किसने दिया था, कि पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। तो ये किसने भी दिया था, एक वाइगोत्स्की ने दिया था कि अहम केंद्रित इंसान अपने आप से बात कर रहा होता है। कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि 3 भाषाएं दी थी: एक प्राइवेट स्पीच, एक सोशल स्पीच और एक साइलेंट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती थी, जो बड़ हम बातें कर रहे होते हैं, दुनिया को सुन रहा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, साइलेंट स्पीच क्या होता है, जो अंदर ही अंदर चल रहा होता है। ठीक है, वो साइलेंट स्पीच हो जाता है। सोशल स्पीच, जो समाज से हम बात करते हैं, ये किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो समाज, भाषा प्लस चिंतन, जो भाषा प्लस में चिंतन हम करते हैं, भाषा का चिंतन करते हैं पॉजिटिव रिलेशंस में, समाज से हम संस्कृति से जो भाषा सीखते हैं, वो कौन कहता है, कि वाइगोत्स्की कहता है कि समाज के रिलेशन में आके, समाज के साथ इंटरेक्ट करके हम भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब है संस्कृति। जैसे हमारी क्या है, आठवीं अनुसूची में 8 अनुसूची हैं और 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं, जैसे होगी तमिल होगी, जैसे हमारी संस्कृति में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इस तरीके से 22 भाषाएं हैं हमारी। ठीक है, फिर आता है बाल निर्देशित वाचन। बाल निर्देशित वाचन क्या होता है, कि माँ बच्चों को जिस इंस्ट्रक्शन करती है, माँ बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं, कि माँ कहती है कि चलो बच्चों पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो माँ घर में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो क्या होता है, बाल निर्देशित वाचन होता है। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर आता है पक्ष। कौन से पक्ष होते हैं भाषा के, एक होता है कार्यात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और संरचनात्मक पक्ष। बस इतना याद रखना कि पक्ष कौन से होते हैं। कार्यात्मक पक्ष, जिसमें काम किया जाता है। क्रियात्मक, जो क्रिया जो क्रियाएं की जाती हैं। और संरचनात्मक पक्ष। 3 याद रखने, बस ये तीनों के तीनों क्या है, अपने भाषा के पक्ष है। ठीक है, एक होता है स्वनिम। स्वनिम क्या होता है, पहचानना, उसी से व्यवहार करना। एक स्वनिम होता है। स्वनिम क्या होता है, कि ध्वनि, हमारी भाषा की कौन सी ध्वनि है, उसका छोटा रूप क्या होता है, स्वनिम होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक जागरूकता और एक होता है चित्रात्मक जागरूकता। ध्वन्यात्मक में क्या होता है, ये स्वनिम के ही पार्ट्स है। ठीक है ना, स्वनिम मतलब क्या होता है, चीज़ों को पहचानना। ठीक है, एक तो ध्वनि से हम पहचानते हैं, एक चित्र देख के पहचानते हैं। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है, तो वो माँ की आवाज़ सुन के बता देगा कि ये माँ है, पापा की आवाज़ सुन के बता देगा कि ये
पापा की आवाज़ है। तो आप खुद देखना कि जब बच्चा 4-5 महीने का होता है, तो जब माँ बाहर गई हुई होती है और वो बाहर से ही बोल रही होती है, तो बच्चा ऑटोमेटिक रोने लग जाता है, क्योंकि उसको उस ध्वनि को वो पहचान लेता है। ठीक है। चित्र मूलक क्या होता है? जब हम किसी चित्र को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये उस चीज़ का चित्र है। ठीक है। शब्द संपदा क्या होता है? शब्द संपदा देखिए, एक होता है उत्पादक, बोलते और लिखते समय जो शब्दों में हमारी वृद्धि होती है। शब्द संपदा सुनने में वृद्धि होती है, बोलने में वृद्धि होती है। एक होता है सक्रिय शब्द संपदा, एक होती है निष्क्रिय शब्द संपदा। सक्रिय शब्द संपदा वो होती है जिसको हम सीख करके हम अपने व्यवहार में लागू करते हैं, वो होती है सक्रिय। और जो सीख तो लेते हैं लेकिन उसका हम कोई व्यवहार में कहीं पर लागू ही नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? निष्क्रिय शब्द संपदा। ठीक है। नेक्स्ट है कूकना। कूकना क्या होता है? देखिए, एक मैंने क्लास में बताया था कि कौन सी एज में बच्चा कितने शब्द भंडार यूज करता है। ठीक है। तो ये का कूकना, 6 सप्ताह का बच्चा कू कू करने लग जाता है। बलबलाना, 6 महीने का बच्चा बलबलाने लग जाता है। एक शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज, 1 साल का बच्चा जो है 1 वर्ड स्टेज स्टार्ट कर देता है। टेलीग्राफी और 2 शब्द और टेलीग्राफी, देखिए ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शंस ये लिखे गए हैं। टेलीग्राफिक व 2 शब्द, 18 से 24 महीने का बच्चा। और लंबा उच्चारण कब करने स्टार्ट कर जाता है? 2 से 4 साल का बच्चा लंबा उच्चारण करना स्टार्ट करता है। लेकिन 4 साल के बाद ही बच्चा जो है वाक्यों को समझने लगता है और समझाने लग जाता है। ठीक है। तो कब तक बच्चा समझाने नहीं लगता है? 4 साल से पहले जो है बच्चा इतना ज़्यादा समझाने नहीं लगता है। क्लियर? नहीं समझ पाता है। ओके। फिर आता है कोड और डिकोड। देखिए, कोड का मतलब क्या होता है? शब्दों को हम किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है। कोड और डिकोड, कोड परिवर्तन और कोड मिश्रण क्या होता है? कोड परिवर्तन क्या होता है? देखिए, हिंदी को जब मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हम समझा रहे होते हैं, जैसे मैं हिंदी में आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, बोलते बोलते मैं क्या कर लेती हूँ, अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर जाती हूँ दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में मैं पढ़ाने लग जाती हूँ आपको। तो ये क्या हो जाएगा? हम कोई सी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपनी भाषा को, जो पढ़ाने का तरीका है, उस वे को हम दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलेंगे कोड परिवर्तन। और कोड मिश्रण क्या होता है? कि मिक्सर भाषा, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ाने लगी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं हरियाणवी में पढ़ाने लगी। मतलब आप क्या कर रहे हो? एक मिक्स भाषा का यूज कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा? कोड परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। ओके। फिर आता है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा वो होती है जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ठीक है ना। टारगेट लैंग्वेज क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज में हम लर्निंग करते हैं। प्रभावशीलता, जैसे हम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हमारी क्या है? लक्ष्य भाषा है। ठीक है ना। तो प्रभावशीलता होती है, उसमें भाषा होगी, बोली होगी, तो में ज़्यादा ध्वनियों के करेक्शन पे काम नहीं करता। जो बोली होती है ना, उसमें जो है, जैसे हमारी हरियाणवी है, जब हम घर पे बोल रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें हम ज़्यादा ग्रामर का यूज नहीं करते। तो ऐसे नहीं बोलते कि आप इंग्लिश बोलना तो स्टार्ट करो, उसमें ग्रामेटिकली आपकी एरर आते हैं, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, आपको समझाना आना चाहिए बस। ठीक है ना। तो करेक्शन जो बोली होती है उसमें ज़्यादा करेक्शन पे ध्यान नहीं जाता है। बोली कहीं ना कहीं भाषा से ही संबंधित होती है। एक होता है समृद्ध परिवेश और नियमबद्ध भाषा। व्यक्ति की सापेक्ष होती है, व्यक्तिगत योग्यता होती है, तल्लीनता होती है, भाषा के खेल से विकास होता है और स्वतंत्र होती है। भाषा क्या होती है? स्वतंत्र होती है, बिल्कुल। घोषणात्मक ज्ञान, भाषा के बारे में जानना। घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? कि हम भाषा के बारे में जानते हैं। परिवर्तनशील होती है भाषा और गतिशील होती है। ये सारे के सारे क्या है? भाषा के समृद्ध परिवेश है। हम भाषा को किस तरीके से समृद्ध कर सकते हैं, किस तरीके से नियम, एक देखो, भाषा समृद्ध परिवेश में होती है, स्वतंत्र परिवेश में होती है, नियमबद्ध होती है। भाषा व्यक्ति सापेक्ष होती है, बिल्कुल व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाती है। तल्लीनता होती है भाषा खेल के विकास में भी, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपका विकास करवा सकती है। या देखिए ये क्या है, आप खुद बोल लेना। स्वतंत्र होती है। घोषणात्मक ज्ञान होता है भाषा में। और देखो, घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? कि आप भाषा के द्वारा अपने ज्ञान को बता सकते हो। ठीक है। भाषा के बारे में जानना। भाषा परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है और गतिशील होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक। देखो, सांकेतिक वो बोलेंगे साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज खुद का एक व्याकरण होता है, ये प्राकृतिक होती है और ये अधिगम होती है, इसको हम सीखेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम? ओके। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन में हम हरी झंडी दिखाएंगे, उसको संकेत देंगे, उसको साइन देंगे। तो ये क्या है? अपना, हम कह रहे हैं कि ट्रेन
अपने ऑटोमेटिक वो चलने लग जाती है। जब उसको रेड सिग्नल दिखाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो ये क्या है, अपने साइन सिग्नल होते हैं, और साइन सिग्नल के खुद का व्याकरण होता है, ये प्राकृतिक नेचुरल होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आते हैं बस। फिर आता है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष से सबके सामने अलग अलग इस्तेमाल करना, ये सामाजिक पक्ष होता है। देखो सामाजिक पक्ष क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बंदा होता है, उसको पता है स्कूल में किस तरीके से आपको बोलना है, घर पे किस तरीके से बोलना है, बच्चों के सामने कैसे बोलना है, ऑफिस में किस तरीके से बोलना है। तो ये सामाजिक पक्ष है, सबके सामने अलग अलग इस्तेमाल करना, आपको पता है कि किस भाषा का यूज कहाँ पे करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक पक्ष। ठीक है, अर्जन अधिग्रहण। अर्जन क्या होता है, अर्जन वो होता है जो पारिवारिक प्राकृतिक परिवार में जो आप सीखते हो वो होता है अर्जन। आप खुद ही जिस माहौल में रह रहे हो उसको तब आप भाषा जो सीख रहे हो होता है अर्जन। अधिगम क्या होता है, आप अधिग्रहण कर रहे हो, उसके द्वारा एक जटिल प्रयास होता है। अर्ली चाइल्डहुड में जो अधिगम होता है वो एक जटिल प्रयास होता है। ठीक है, फिर आता है पठन के प्रकार। ओके, ये जो पठन के प्रकार हैं ये आपके इंग्लिश में भी आ जाएंगे, सेम है। इंटेंटिव, इंटेंटिव का मतलब होता है ग्रहण करना। एक्सप्रेसिव, व्यापक रूप से रुचि, कोई भी बुक होगी हम उसको रुचि के तरीके से पढ़ रहेंगे। स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से। ये नहीं होता है हम एक स्कैनिंग ले रहे हैं, मैं जो ये क्लास पढ़ा रही हूँ मैं एक स्कैनिंग कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा। स्कीमिंग, स्कीमिंग रीडर क्या होता है, अब हम स्कीमिंग रीडर कर रहे हैं। स्कैनिंग का मतलब होता है एक बारीकी से, हम डिटेल में जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो होता है स्कैनिंग। ठीक है, और स्कीमिंग का मतलब होता है सरसरी नज़र। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिलेबस के ऊपर एक सरसरी नज़र डाल रहे हैं कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सरसरी, केंद्र भाव को हम निकाल रहे हैं। फिर विस्तृत पठन क्या होता है, हम कंप्लीट विस्तार रूप से हम उसको पढ़ेंगे तो विस्तृत पठन आ जाएगा। ठीक है, भाषा कौशल की बेस्ट विधि कौन सी होती है, रोल प्ले विधि जो होती है ना, भाषा कौशल की बेस्ट विधि होती है। आप अगर एक्टिविटी करा के, कोई ड्रामा करा के आप भाषा को सिखा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट विधि होगी। ठीक है, अर्थगत संकेत क्या होंगे, अर्थगत संकेत, अर्थ समझने की प्रक्रिया में मदद करने वाले संकेतों को हम क्या कहेंगे, अर्थगत संकेत। अब बात करते हैं हम पठन मॉडल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए हैं। पठन मॉडल क्या होते हैं कि पहले आप ध्वनि सीखेंगे, फिर आप शब्द सीखेंगे, फिर वाक्य, फिर कविता। ठीक है, तो ये होता है बॉटम से लेके अप, बॉटम टू अप। पहले आप ध्वनि सीख रहे हो, बॉटम से लेके अप में जा रहे हो, तो ये क्या है आपका बॉटम अप मॉडल। ध्वनि, पहले ध्वनि सीखोगे, फिर शब्द, फिर वाक्य, जैसे आप स्टार्टिंग में सीखते हो बच्चे। ठीक है ना, अब टॉप डाउन, टॉप से लेके अगर आप डाउन पे आ रहे हो, पहले कविता सीख रहे हो, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर ध्वनि, ये आपका क्या है, टॉप डाउन मॉडल। ये पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। ठीक है ना, आपको पहले से पता है कि वाक्य क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, तो आप पहले कविता सीखेंगे, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर ध्वनि। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो टॉप टू डाउन और बॉटम टू अप में क्या करेंगे आप, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर वाक्य और फिर कविता। ये ऑप्शन में आए हैं इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है। ठीक है, ओके। अंत्यक्रियात्मक क्या होता है, अंत्यक्रिया, देखो आप अंत्यक्रिया किस तरीके से करेंगे, कोश विषयक होगा, शब्द को समझकर शब्दों का जो भंडार हम विकसित करते हैं वो क्या होता है, कोश विषयक होता है। अंत्यक्रिया क्या होता है कि आप एक क्रिया से दूसरी क्रिया के माध्यम से जो शब्दों को सीख रहे होते हो वो होते हैं अंत्यक्रिया। ठीक है, कोई क्रिया करके आप काम को सीख रहे हो। अहम केंद्रित, ओके ये वही आ गया क्या, ओके देखिए अब आ गया क्या, लेखन। लेखन क्या होता है, लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगतिक होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, रचनात्मक लेखन होना चाहिए, कोई रचना होनी चाहिए उसके अंदर, रचनात्मकता होनी चाहिए, और लिखने में भी आपकी रचनात्मकता होनी चाहिए, सुंदर लिखाई होनी चाहिए, और आप जो लिख रहे हो उससे आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है ना, तभी आपका लेखन जो है एक आपका उद्देश्य जो है वो सफल हो सकता है। तो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, उद्देश्य मतलब उसको आप क्या लिख रही हो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगतिक होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, रचनात्मक लेखन होना चाहिए, और उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और प्रोत्साहन होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है ये स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है, क्रीम काटे। देखिए किसी भी बच्चे की जो स्टार्टिंग, जो फर्स्ट स्टेज होती है ना सीखने की, तो देखिए आपको पता है होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी कॉपी में ऐसे 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 कर देते हैं। ठीक है ना, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और उनको कोई कॉपी दे दो तो वो आपको दिखा देंगे कि क्रीम काटे क्या होते हैं। ठीक है ना, तो यही होती है कि शुरू की स्टेज में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, स्क्रिबलिंग होती है। स्क्रिबलिंग क्या होती है, क्रीम काटे। क्रीम काटे क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज में आप सबसे पहले क्या सीखते हो। तो आप के घर में अगर छोटे बच्चे हैं, नहीं है तो कोई पड़ोसियों के बच्चों को दे के कॉपी पेन ला के देख लेना, वो क्रीम काटे बना के दिखा देंगे। ठीक है,
ओके, वृत्तांत लेखन क्या होता है? किसी घटना के बारे में बताना या लिखना क्या होता है? वृत्तांत लेखन, ठीक है, उसके बारे में नरेट करना, ठीक है ना, रीड रियल बेस के ऊपर होता है ये वृत्तांत लेखन। वर्णनात्मक लेखन क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। तर्कमूलक लेखन क्या होता है? वाद विवाद टाइप होता है। प्रभावपूर्ण लेखन क्या होता है? आपके ऊपर कोई ना कोई इम्प्रेशंस जरूर डालेगा, प्रभावपूर्ण लेखन, ठीक है ना। व्याकरण अनुवाद विधि शास्त्र होती है। व्याकरण का अनुवाद जो है विधि शास्त्र, शास्त्रीय विधि के द्वारा हम सीख सकते हैं। व्याकरण को प्राचीन विधि के द्वारा हम सीख सकते हैं। मातृभाषा से लक्ष्य भाषा तक हम पहुंच सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है मध्यस्थता के बिना, कि प्रत्यक्ष विधि हम डायरेक्ट तरीके से हम व्याकरण को सीख सकते हैं। प्राकृतिक विधि क्या होती है? सुनो देखो, पहले उस चीज़ को, किसी चीज़ को देखो नेचुरली, और फिर हम आप भी टीचर बोलेगा आप सुनोगे, तो वो क्या होती है? आपकी प्राकृतिक विधि होती है। समग्र भौतिक प्रक्रिया क्या होगी? आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। मौन विधि, आप चुपचाप मन मन में पढ़ रहे हो, उस तरीके से भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। अनुकरण विधि, किसी का अनुसरण करके, किसी का अनुकरण करके, प्रत्यक्ष बोध करके, प्रतिपुष्टि करके, ड्रिल करके आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। प्रक्रिया या उपागम क्या होता है? लेखन प्रक्रिया उपागम क्या होगा? लिखने को लिखने से सीखता है। देखिए, लेखन प्रक्रिया उपागम क्या होता है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि चीज़ों को लिख लिख के सीखते हैं, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे? इस चीज़ों को लिखोगे, फिर लिख के फिर याद करोगे, फिर लिखोगे, फिर याद करोगे, तो लिख लिख करके जो सीखना होता है वो लेखन प्रक्रिया उपागम होता है। मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को हम बार बार क्या लिखेंगे? लिखेंगे उसको, ठीक है ना। फिर आता है जिग्सा डिक्टेशन। जिग्सा डिक्टेशन क्या होता है कि भाई आप पजल्स को सोल्व कर रहे होते हैं। कई पजल्स नहीं आते, अखबार में भी आते हैं, या फिर आप अपनी बुक्स में भी आ जाते हैं, या फिर रीजनिंग्स को जो सोल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे? आपके जिग्सा डिक्टेशन। लेखन कौशल उपागम क्या होंगे? राइटिंग स्किल्स अप्रोच क्या होती है? लेखन उत्पाद उपागम, लेखन प्रक्रिया उत्पादन, ओके। लेखन प्रक्रिया उपागम क्या होगा? ब्रेन, ये आपकी क्या है? ब्रेन उद्वेलन मंथन। देखिए, कुछ भी आप चीज़ें लिखते हो, जो लेखन प्रक्रिया में आप कैसे करोगे? पहला होता है आपका ब्रेन, मस्तिष्क। देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन उपागम क्या होता है? देखिए, कुछ भी चीज़ें अगर आप लिखते हो तो पहले आप ब्रेन में सोचते हो कि हाँ, कुछ याद करने की कोशिश करते हो कि बेस्ट से बेस्ट आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहला क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। दूसरा है फिर आउटलाइन बनाएंगे, फिर प्रारंभ ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है। फिर रिवीजन लेंगे कि सही है कि नहीं है। फिर प्रूफ रीडिंग लेंगे, एक थोड़ा सा हम ओवरऑल रीडिंग करके देखेंगे कि सही किस तरीके से हमने लिखा है। और फिर क्या करेंगे? अंतिम प्रारूप लेखन देखेंगे, कि लास्ट में हम देखेंगे कि हमने कंप्लीट अच्छे से लिख दिया है। तो ये है अपना क्या? लेखन प्रक्रिया उपागम। लेखन प्रक्रिया उपागम, प्रोसेस ऑफ अप्रोच, किस तरीके की प्रोसेस हम करेंगे लिखने में? मस्तिष्क उद्वेलन, रूपरेखा, प्रारूपण, पुनरावृत्ति और अंतिम प्रारूप लेखक, ठीक है। फिर आता है मल्टी लैंग्वेज, बहुभाषा संसाधन। बहुभाषा में क्या करते हैं? जब आप हिंदी सिखा रहे हो, इंग्लिश के माध्यम से सीख रहे हो, आप मातृभाषा से सीख रहे हो, तो आपका जो शब्द भंडार है ना, वो बढ़ता है, ठीक है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, ठीक है। भाषा टू भाषा, हम क्या करते हैं कि हिंदी भी सिखा रहे हैं तो हम मातृभाषा को बीच में ले लेके हम उसको सिखा रहे हैं, तो यहाँ से भी आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। भाषा टू भाषा, कौशल संस्थानांतरण, प्रोसेस, बोल बोल के ना मेरे गले में दर्द हो गया है भैया। ओके, देखिए, पारस्परिक शिक्षण क्या होगा आपका? पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, स्पष्टता कर सकते हैं। देखिए, पारस्परिक जो आपस में बैठ के दो दोस्त बैठ के सीखते हैं, ग्रुपिंग में सीखते हैं, तो आपस में मिलके जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, हम अनुमान लगा के कि भाई स्टेट में ये आ सकता है, वो आ सकता है, तो हम जब बैठेंगे तो हम मंथन करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न पूछेंगे एक दूसरे से, स्पष्टता करेंगे, ठीक है ना, सारांश निकालेंगे। तो ये क्या है? आपका पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया, ठीक है। फिर आता है भाषा का जो किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा जन्मजात होती है, भाषा में जो व्याकरण होती है ना, वो जन्म से ही आती है। ये सब चीज़ें किसने की थी? LAD भी किसने दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन
डिवाइस किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की कहता है कि विचार और भाषा साथ साथ आते हैं, और चॉम्स्की कहता है कि सहज ज्ञानवादी मूलकवादी होते हैं, मतलब सहज ही आपको भाषा आ जाती है, अपने आप ही जन्म से ही भाषा आपके साथ होती है, ठीक है ना। और पियाजे साहब क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है, खुद से बात करने वाला होता है, पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि पियाजे कहता है कि पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की कहता है कि भाई पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, ठीक है। स्किनर क्या कहता है? 3 से 6 पहले अनुकरण करके सीखता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो समाज में आता है तो वो समाज के साथ सीख मतलब एक साथ होके वो भाषा को सीख लेता है। क्लियर? ओके ओके, एक और है भाई, नए बंदे आ गए हैं, ये स्टीफन क्रेसर। स्टीफन क्रेसर क्या आता है? भाषा अधिग्रहण अर्जित पॉसिबल। देखिए एलएडी जो है भाषा अधिग्रहण की जाती है और अर्जित पॉसिबल है। वो अर्जित का मतलब क्या है? हम सहज ही भाषा को सीख जाते हैं, ठीक है। इसने 5 परिकल्पना दी है अधिग्रहण सीखने की प्रक्रिया। किसने? एक है अधिग्रहण को हम सीख सकते हैं, एक्वाइजेशन एंड लर्निंग, और मॉनिटरी से हम सीख सकते हैं, एंड समझ के अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर को हम अंडरस्टैंड करके सीख सकते हैं। व्याकरण का जो रूप दिया है, मतलब नोम चॉम्स्की ने और क्रेसर ने जो है वो एक जैसी ही चीज़ें बताई हैं। प्राकृतिक आदेशन परिकल्पना से नेचुरली सीख सकते हैं हम, ठीक है। इनपुट प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? बोधगम्य निवेश के द्वारा सीख सकते हैं। प्रभावी निस्पंदन प्रक्रिया के द्वारा हम सीख सकते हैं। बस इतना ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही देख लो कि स्टीफन क्रेसर ने भी क्या बताया है? भाषा को एक अध्ययन अधिगम बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये जो बचे हुए पॉइंट थे ना आपने हिंदी पेडागोजी के, वे सारे के सारे मैंने कवर करवा दिए। और क्वेश्चन सीरीज अपनी चलती रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, और पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। बस जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। बस ये मत देखो कि क्या कर लिया क्या नहीं किया, बस आप लगे रहो, बस हो जाएगा। 20 तारीख तक तो आप जो रह गया ना उसको कवर करने में लगे ही रहो, ठीक है। टाइम बहुत है अपने पास, कंसंट्रेट होके लगे रहो। किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर अपने दिमाग को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन आप पूरा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन सीखोगे पढ़ोगे तभी तो शुरुआत होगी ना। तो आप अपने काम पे लगे रहें, और आसान को सोच के ये मत सोचना कि आसान है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, इतना भी आसान नहीं है। पेडागोजी को जो चेंज किया है ना, वो सीटेट को चेंज नहीं किया, सीटेट और आरटेट दोनों को मिला के चेंज किया है, और आरटेट का एग्जाम एडवांस लेवल का आता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सीटेट का इतना इजी आता है तो हम कर लेंगे, नहीं, आरटेट और सीटेट को मिला के दिया है। और ये भाई हरियाणा वाले पता नहीं क्या दे देंगे, तो जो सिलेबस दिया है उसको एटलीस्ट कवर करें, और फोकस बिल्कुल आप शांत दिमाग से पढ़ाई करें, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।